जब भी आप किसी चीज को अच्छे तरीके से नीटली नोट करते हो, हाईलाइट करते हो और वो उसी आई हुई चीज को कैसे मुझे प्रेजेंट करके दे रहा है। देयर इज अ मेगा सेल फॉर यू स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ भी हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना भी क्यों जरूरी है। आपको जब डिफरेंशिएट बोला है तो पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे, एक लाइन खींचोगे, मार्जिन करोगे। बोर्ड्स का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है ना, ये लगने लग जाता है भी यार जो मैंने पढ़ा है क्या मैं उसे सही तरीके से एग्जामिनर तक पहुंचा पाऊंगा या नहीं, क्या एग्जामिनर वो समझ पाएगा जो मुझे आता है, क्या मैं उसे एक्सप्लेन कर भी पाऊंगा या नहीं। ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। यानी कि आपको ये लग रहा होगा भी मैंने सब पढ़ लिया है, रिवीजन भी कर ली है, लेकिन क्या मैं पेपर को वैसे अटेम्प्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं जैसे करना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि 10th क्लास के बाद आपके बस जब 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तब एक डर बैठ जाता है दिमाग में भी यार हमारा आधा भी नंबर ना कट हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें प्रेजेंट करना नहीं आता है ढंग से। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी आदत छूट जाती है क्वेश्चंस को उस तरीके से नोट करने की, लिखने की, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं। और बोर्ड्स के पेपर में प्रेजेंटेशन के तो मार्क्स होते ही हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। जब भी आप किसी चीज को अच्छे तरीके से नीटली नोट करते हो, हाईलाइट करते हो, तो ऑब्वियसली वो क्लैरिटी तो मिलती ही एग्जामिनर को भी आपको आता है, एंड मोरओवर उनको पढ़ने में, समझने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आपके दिमाग में घूम रही हैं, जिसकी टेंशन आपको हो रही है, उसका सोल्यूशन आज मैं आपको देने आई हूँ। मेरा नाम है शौर्या। आज मैं आपकी हेल्प करने जा रही हूँ इन ऑर्डर टू लेट यू नो किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको आंसर करना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहली बात तो क्यों जरूरी है हमें ये समझना भी हर क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। सीधा लिख आते हैं मार्क्स मिल जाएंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए भी बोर्ड्स जो है वो टेस्ट करता है। किस चीज को टेस्ट करता है? क्वेश्चंस को ना, नहीं नहीं, बोर्ड्स टेस्ट करता है आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन को। सोचिएगा भी आपने मान लीजिए कोई एग्जांपल ऐसे गुचमुच करके लिख दिया, कहीं से कोई भी एरो आ रही है, रिएक्शंस के बीच में कहीं भी Cl2 ऐसे लिख दिया, तो क्या बोर्ड्स मार्क्स देगा? नहीं देगा। जबकि वो आपके इस तरीके से, इस मैनर से प्रेजेंटेबल आंसर को मार्क्स देगा। यानी कि जहां पर आप एक प्रॉपरली पहले डेफिनेशन लिख रहे हो, फिर एक एग्जाम्पल दे रहे हो, तो इसके मार्क्स आपको मिलेंगे, ना कि ऐसे मेसी आंसर के मार्क्स मिलेंगे। तो यानी कि बोर्ड्स क्या करता है? बोर्ड्स टेस्ट करता है आपकी नॉलेज को, इसको कितना आता है और वो उसी आई हुई चीज को कैसे मुझे प्रेजेंट करके दे रहा है। सोचिए अगर मैंने कोई एक डेफिनेशन जनरली लिख दी और उस डेफिनेशन के अंदर मैंने बहुत बार ऐसे कट मार दिया पेन से या पेंसिल से ही, लेट्स कंसिडर, तो बहुत ज्यादा मार दिया, तो दैट इज नॉट अ गुड वे टू प्रेजेंट अ क्वेश्चन पेपर। आप कभी भी एक आंसर शीट लिख रहे हो तो ये एक सही तरीका नहीं होगा अपने आंसर को दूसरे को डिक्टेट करने में, उससे एग्जामिनर को चेक करने में भी दिक्कत होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इवन जो करेक्ट आंसर्स भी हैं उसमें भी आप मार्क्स खो देते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा ना, बहुत सारे बच्चे जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं यार पेपर तो बहुत अच्छा गया था, क्वेश्चंस तो सारे आते थे, अटेम्प्ट भी सारे किए, पर नंबर पता नहीं कहाँ कट हो गए, ये नहीं समझ आ रही है। तो उसका मेन रीजन ये है भी उन्होंने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, अपनी बात अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पाए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं 30 to 40% आपके मार्क्स इसी चीज पर डिपेंड करते हैं कितने क्लियरली तुमने उसको लिखा। अब इसका मतलब ये नहीं है मैम भी कुछ भी लिखा है सुंदर सुंदर और मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं भाई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है जो आता है उसको ढंग से प्रेजेंट करो ताकि उसके पूरे मार्क्स तुम्हें मिल जाए, अदरवाइज वो मार्क्स भी तुम्हारे डिडक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताने जा रही हूं भी हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना भी क्यों जरूरी है जब हम किसी आंसर को लिख रहे हैं। आंसर राइटिंग में क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को लिखने से पहले 2 बार समझें, 2 बार रीड करें। क्यों भाई? अगर मान लीजिए कोई रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा और तुम उसमें डेफिनेशन लिख करके आ रहे हो तो माय डियर स्टूडेंट वो गलत हो जाएगा। आपको रीजनिंग में रीजन के बारे में बताना है, आपको डेफिनेशन में डेफिनेशन के बारे में बताना है, आपसे एग्जाम्पल पूछा तो एग्जाम्पल के बारे में बताना है। रीजनिंग में डेफिनेशन बताएंगे तो वहां पर आप अपने जो मेन गोल है उससे भटक जाएंगे और मार्क्स वहां डिडक्ट हो जाएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर इतनी बड़ी गाथा लिखाएंगे तो भाई फिर तो गलती आपकी है। जो पूछा गया है उसी का जवाब देना है, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना तो पड़ेगा ढंग से, है ना। आइडेंटिफाई करना है क्या दिया गया है, डिफाइन बोला गया है, एक्सप्लेन बोला गया है, डिराइव बोला गया है, डिफरेंशिएट बोला गया है, जस्टिफाई बोला गया है। अब बहुत सारे बच्चे डिफरेंशिएट के अंदर ही जहां पर आपको डिफरेंशिएशन करने को देते हैं अभी इसको इससे डिफरेंशिएट कीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो आप वहां पर अलग
से उसकी डेफिनेशन लिख कर आ रहे हो। आपको जब डिफरेंशिएट बोला है तो पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे, एक लाइन खींचोगे, मार्जिन करोगे एंड देन आप उसको डिफरेंस की फॉर्म में समझाओगे। एक एग्जांपल दी, एक डेफिनेशन दी, फिर कोई एक रिएक्शन दी। तो इस तरीके से आपको जो पूछा गया है उसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको फिर मार्क्स को भी चेक करना है। ऐसा नहीं करना है भी 1 मार्क्स के अंदर तो मैंने पूरी शीट ही भर दी है, नो नॉट एट ऑल। आपको 1 मार्क्स को पॉइंट वाइज शॉर्ट में आंसर देना होता है। अगर 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है एग्जाम्पल या डायग्राम के साथ में। साथ ही साथ अगर आपको मान लीजिए इससे ज्यादा, वैसे तो यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट आपकी रिप्रेजेंटेशन लिखी है, 6+ मार्क्स मैंने इस पे लिखे। कई बारी कई स्कूल्स के अंदर एक सेपरेट कॉलम दे देते हैं ना, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड्स, ये बोर्ड्स के लिए नहीं है, बोर्ड्स के लिए यहाँ तक ही है। ये जो है जैसे कई स्कूल के अपने अपने पैटर्न होते हैं कंडक्टिंग दी क्वेश्चन, कंडक्टिंग दी यूनिट टेस्ट, ठीक है, या टर्म वाइज, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो भी आपको मार्क्स मिलते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, जनरली 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स होते हैं, तो उन केस के अंदर आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। इफ यू हैव अ 5 मार्क्स क्वेश्चन आई वुड रिप्रेजेंट, यहाँ पर आपका 5 मार्क्स विल गो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए, इंट्रो होनी चाहिए, फिर उसकी बॉडी, देन कंक्लूजन। मतलब इंट्रो में आपने बताया क्या है वो, बॉडी में उसको एक्सप्लेन किया विद अ सर्टेन एग्जांपल एंड कंक्लूजन में अपने क्वेश्चन को कंक्लूड किया। तो ये आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आप इसको कर सकते हैं। फिर आगे समझते हैं स्ट्रक्चर क्या है गुड आंसर का। कभी मुझे एक आंसर लिखना है तो क्या क्या पॉइंटर्स लिखने हैं, पहले ये होना चाहिए, फिर ये, तो वो पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो इंट्रो होनी चाहिए। इंट्रो में 1-2 लाइंस बेटा उसको डिफाइन करते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए टॉपिक को भी आप क्या समझाने जा रहे हो। फिर बेटा बॉडी में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है पॉइंट्स की फॉर्मेट में। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है बड़े बड़े पन्ने भराएंगे, पैराग्राफ्स भराएंगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पॉइंटर की फॉर्मेट में चीजों को लिखना है या शॉर्ट पैराग्राफ्स की फॉर्मेट में लिखो, बड़े पैराग्राफ्स वोंट वर्क, ठीक है। कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में समराइज करना है, कोई फॉर्मूला है तो आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर या ऐसे बॉक्सेस के अंदर पुट करना है, या फाइनल स्टेटमेंट देनी है। यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड लीव स्पेस बिटवीन दी पॉइंटर्स नीटनेस के लिए। देखिए अगर आपने मान लीजिए इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आपको एग्जांपल दे रहे हो, उसके अंदर एक लाइन लीव कर दो, उससे क्या प्रेजेंटेबल लगता है। कोई सब हेडिंग है तो उसको कैपिटल लेटर्स में लिख दो, हेडिंग को कैपिटल्स में लिख दो। इस तरीके से आप पेपर को प्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से गुड आंसर लिखा जाता है। अब एक गुड आंसर लिखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं, भी लेट्स कंसिडर बच्चा आपके पास एक रिएक्शन है, लेट्स कंसिडर हमारे पास मैम एक रिएक्शन है जिसका नाम है हेलोजिनेशन ऑफ हेलोएरीन। मान लीजिए कि ये एग्जांपल है, तो हेलोजिनेशन अगर मेरे को क्वेश्चन दिया गया, लेट्स कंसिडर हेलोजिनेशन रिएक्शन का मेरे पास सवाल है, हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, मैं सबसे पहले ऐसे हेलोजिनेशन कैपिटल लेटर्स में लिखूंगी। हेलोजिनेशन लिखने के बाद आई एम गोइंग टू पुट इट इन अ स्क्वायर, ठीक है, बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैं इसको प्लेस करूंगी। अब देखिए मैं तो ये आपको जनरली बता रही हूं, यहां पर प्लीज टेक नोट, ब्लू पेन से ही सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। आपको रेड पेन से कुछ भी नहीं लिखना, तो मैं यहाँ ब्लू पेन से ही लिख देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हेलोजिनेशन आप लिखेंगे, हेलोजिनेशन को मैंने एक बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया है। बॉक्स के अंदर प्लेस करने के बाद हियर आई एम गोइंग टू डिफाइन, यहाँ पे मैं उसको डिफाइन करूंगी, ठीक है। डिफाइन करने के बाद हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन, यहां मैं उसकी केमिकल रिएक्शन लिखूंगी। अब जब मैं केमिकल रिएक्शन भी लिखूंगी, सो आई नीड टू टेक इन माइंड भी, अगर मान लीजिए मेरे पास ये हेलोएरीन है, मैं हेलोएरीन के केस में हेलोजिनेशन बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, Cl2 ऐड कर रही हूँ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एंड देन आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, आई एम गोइंग टू गेट माई 2 प्रोडक्ट्स। अब मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट भी लिखे, तो बेटा ये मेरा जो आंसर है इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहीं पे इसका नेम मेंशन नहीं किया है। सो मुझे इसका नेम भी मेंशन करना है। आई नीड टू मेंशन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा, तो मुझे इसका नेम मेंशन करना है। सेकेंडली मुझे और क्या मेंशन करना है, भाई इसमें से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, मुझे ये चीजें भी मेंशन करनी है। मुझे और क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, मुझे रिएजेंट मेंशन करना है, किसके साथ रिएक्टेंट हो रही है ये मेंशन करना है, मुझे हर चीज के नाम मेंशन करने हैं, नेम मेंशन करने हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और उसके बाद आप एक कंक्लूजन देते हो, स्टेटमेंट देते हो भी यार यहाँ से मुझे फाइनली क्या
क्या मिला उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिखते हो। दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ क्वेश्चन, ठीक है। इन द केस ऑफ, ये मैंने हेलो एरीन का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, हेलोजिनेशन विच इज इलेक्ट्रोफिलिक, जो कि एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आपको एक बात बताती हूँ, दी प्रेजेंटेशन टिप्स, जिनका आपको ध्यान रखना है, जो हल्की सी भी गलती नहीं करनी है। आपको अंडरलाइन या कैपिटल लेटर्स में अपने की वर्ड्स को लिखना है, जैसे हेलोजनेशन लिख रहे हो और योर राइटिंग भी कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, आप अंडरलाइन करो या कैपिटल लेटर्स में उसको मेंशन करो। हमेशा डायग्राम को लेबल करो, पेंसिल का इस्तेमाल करो, इन स्केल का इस्तेमाल करो, यूज पेंसिल फॉर ऑल दी डायग्राम्स। बायोलॉजी में आपको पेंसिल की रिक्वायरमेंट होगी। आपको हैंड राइटिंग को क्लियर रखना है और यूनिफॉर्म रखना है। जितनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग होगी, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर्मूलाज और जो आपके आंसर्स हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज और जो आपके आंसर्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के, उनको बॉक्स में डालने की कोशिश करें, मार्जिन को मेंटेन करें दोनों साइड्स पे, और अपने क्वेश्चंस को क्लियरली मेंशन करो। जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा, लेट्स कंसीडर इट इज क्वेश्चन नंबर 3, तो क्लियरली भाई मेंशन करो एक सवाल आपका तीसरा है। ऐसा नहीं सिर्फ ओनली क्वेश्चन लिख दिया और एल्स आपके मार्क्स वहां डिडक्ट हो जाएंगे। इस तरीके की आपकी एक आंसर शीट होती है। हाउ यू हैव टू डू इज, यहाँ पे एक मार्जिन लगती है और एक इधर मार्जिन लगती है। उसके बाद मान लीजिए इफ आई एम अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आएगा इस तरीके से, और फिर मैं उसकी हेडिंग यहाँ पर नोट करूंगी, यहाँ उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इधर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास रिएक्शन है और इधर मेरे पास क्या आ जाएगी, कंक्लूजन आएगी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। डबल साइड मार्जिन जरूर लगाइएगा, पेपर प्रेजेंटेबल लगता है। इन बिटवीन अगर आपको कोई फॉर्मूलाज दिखे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखें, कोई हेडिंग लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करके लिखो, कैपिटल में लिखो, कुछ की हाईलाइट लग रहा है पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर दो। और अगर मान लो कभी गलती हो जाए, मान लो अगर यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, मान लो मैंने ऐसे शौर्या लिख दिया और मुझसे गलती हो गई यार, मैंने पेन से लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे ऐसे नहीं करने बैठूंगी, दिस इज द रॉन्ग वे। मैं क्या करूंगी, वहां पर मैं पेंसिल का इस्तेमाल करके ऐसे 2 लाइंस लगाऊंगी, रादर देन मेकिंग इट ऐसे पूरा पेन से, पेंसिल से 2 लाइंस लगाऊंगी। इसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है आपके एग्जामिनेशन में, और एल्स बेटा अच्छे लिखने के चक्कर में पेपर छूट जाएगा, जिसका आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले आप स्टार्टिंग में ही ध्यान से पढ़ लें, जिससे आपका समय बचता है। आपको ये पता चलता है मेरे लिए ये जो चीज है ये इजी है, ये क्वेश्चन इजी है, ये मीडियम है, और ये मेरे क्वेश्चन हार्ड होने वाला है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, लेकिन सेक्शन वाइज करें। सेक्शन वाइज उसको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक सेक्शन का क्वेश्चन पहले कर दिया, सेक्शन बी का क्वेश्चन फिर कर दिया, फिर सेक्शन सी का कर दिया। नहीं, सेक्शन ए पहले कर रहे हो तो सेक्शन ए पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। प्लीज टेक दिस इन माइंड। और जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को करो तो उसकी हेडिंग टॉप पे लिख देना, एंड देन डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ईच क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइड करना टाइम को इक्वली, और लास्ट में 10 मिनट रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए जरूर रखना है, फिर कोई पॉइंटर मिस आउट तो नहीं हो गया, कोई चीज हाईलाइट करते हुए मेरी रह तो नहीं गई है। हर आंसर के बाद आपको ऐसे क्रॉस जरूर लगाना है, ताकि मैम भी मैंने इतना कर लिया, अब आप अगले क्वेश्चन को चेक करो। ये बताने के लिए हमें इन चीजों का ख्याल रखना होता है। नाउ दी कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है, जो हमें रिपीट नहीं करनी है, वो क्या क्या है। हमें क्या करना है, नॉट आंसरिंग व्हाट इज आस्क्ड, मतलब मेरे से पूछा क्या गया है, मैं जवाब क्या दे रही हूँ। मेरे से पूछा गया रीजनिंग के बारे में, मैं डेफिनेशन दे रही हूँ, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। राइटिंग एक्स्ट्रा इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, उससे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, पुअर डायग्राम जो है वो अच्छा नहीं है भाई, डायग्राम की लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है, और एल्स बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन नो यूनिट इन न्यूमेरिकल आंसर्स, आपको यूनिट अब मेंशन नहीं कर रहे हो, आपको SI यूनिट्स जरूर लगानी है इफ यू आर गोइंग विद दी फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। अगर केमिस्ट्री के एक एग्जांपल दूं, फिजिक्स में भी अगर आप कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो उसकी यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अनटाइडी कटिंग एंड ओवर राइटिंग नहीं करनी है, पेंसिल से जस्ट एक लाइन लगा दीजिएगा, समझ आ जाता है भी यार ये गलती से वर्ड लिखा गया और बच्चे ने इसको क्रॉस किया है, उस पे पूरा क्रॉस नहीं करना। स्किपिंग सब पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन, डू नॉट डू दैट, ये नहीं करना है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना है भी, आप स्किप कर रहे हो। सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन में भी अटेम्प्ट नहीं करना है। देन फाइनल चेकलिस्ट फॉर एवरी आंसर, जब एक आंसर हो जाए तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तभी दूसरे आंसर पे मूव ऑन करना है। पहली चीज, आपने क्वेश्चन को ट्वाइस रीड किया था, जो पूछा गया वही जवाब दिया, आपने उसमें इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया या नहीं किया, कीवर्ड्स को हाईलाइट किया या नहीं किया, नीट डायग्राम्स को आपने लेबल्स के साथ मेंशन किया या नहीं किया, करेक्ट यूनिट एंड फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया या नहीं किया, एंड देन रिवाइज बिफोर मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, भी मैंने क्या इन चीजों का ध्यान रखा या नहीं रखा। वंस इट इज डन बेटा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड आई होप सो मैंने बहुत हेल्प की होगी आपको इन कुछ पॉइंटर्स की मदद से भी पेपर पे कैसे आंसर करके आना है।